आपके कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और बढ़ाता हूँ। मैं 2 टाइम्स जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हूँ, 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, और जितने भी एग्जाम्स प्रोमिनेंट एग्जाम्स ऑफ आवर कंट्रीज, चाहे वो इसरो हो या फिर आपके बीपीएससी, आरपीएससी या यूपीएससी के भी एग्ज़ाम्स हों, वो सारे रिटन एग्ज़ाम्स 100% क्वालिफाइड हूँ। अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ। सो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम last 10 years, I am keep on teaching in the UGC NET, GATE and the different types of competitive examinations, preparations, courses also. So based on that, अब हम लोग एक बहुत ही important subject start कर चुके हैं, जिसमें last classes में मैंने आपको database management system from the UGC NET perspective, syllabuses and rest of the examinations के साथ साथ कंक्लूड करते हुए मैंने बताया था कि मैं इसे 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूं। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिक डीबीएमएस, और दूसरा एडवांस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट में हम इसे देखने वाले हैं, जिसमें बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे हैवी वेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80%, एंड रेस्ट ऑफ द 20 to 30% क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पूछे जाएंगे। फर्स्टली आई विल कवर क्विकली द बेसिक डीबीएमएस पार्ट, जहां से आपके क्वेश्चंस 100% बनने के एश्योरिटी रहेंगी, और टॉपिक वाइज मैंने आपको 1 by 1 बता दिया था कि हम किस तरह से पूरे के पूरे डीबीएमएस एडवांस्ड एज अ बेसिक डीबीएमएस को हम कवर करेंगे, जिसमें हमने अब बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक मिनी वर्ल्ड एग्जांपल्स आफ्टर मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। इट इज सिंपली द फैक्ट्स in terms of any picture, text and videos, multimedia etc. फिर मैंने डेटाबेस, ए कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटाज, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड प्रोसेस द डेटाबेस इज यूज्ड, और लास्ट में मैंने इन सब के कंक्लूसिवली पार्ट्स में 1 by 1 कुछ टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस में और भी बताया था कि व्हाई डू वी नीड दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हेन वी हैव ऑलरेडी अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके 3 रीजन्स मैंने स्पेसिफिकली बताया था, बिकॉज इजी टू एक्सेस, second very secured, and third one is the current real world applications implementation is very easy. From that perspective हमने एक छोटा सा यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस थे, जिसमें अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग कोर्सेज थे, हर एक कोर्सेज में अलग अलग स्टूडेंट्स थे, और हर स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में उसके कुछ कॉन्स्टेंट्स थे कि कौन से कोर्सेज वो लेंगे, और हर कोर्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स अवेलेबल थे। सो ऑन दैट बेसिस हमारे पास 3 डिफरेंट थिंग, डेटा टाइप्स, कंस्ट्रक्ट्स एंड कॉन्स्ट्रक्ट्स या स्ट्रक्चर्स और कॉन्स्टेंट्स, इन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब हम आ रहे हैं एक्चुअल टॉपिक की तरफ से। याद होगा जब मैंने आपको सिलेबस पढ़ के बताया था ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास डेटाबेस सिस्टम के अंदर, डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो कॉन्सेप्ट बाहर निकल करके आता है, दैट इज सिंपली नेम्ड एज, अब देखिए सिंपली जो मैं नाम बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट्स एंड आर्किटेक्चर, और मैंने इसीलिए जो बुक रेफर की थी वो अल्लाह मिस्री और नवाथे की बुक को रेफर किया था, और आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर, इसीलिए मैं अपने पढ़ाने में कोई खास स्लाइड्स को चेंज नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में जितने भी एग्जामिनेशंस इंडिया में होते हैं वो सारे इसी बुक से, चूंकि उन्होंने सिलेबस ही जब इस बुक को देख के सेट किया है, तो क्वेश्चंस भी आपको कहीं ना कहीं इसी बुक से देखने को मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा आप प्रेशर में ना रहे। हाँ, इनके कंटेंट्स में अपने नोट्स और विद द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको पीवाईक्यूज आप बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म्स, ये सारे क्वेश्चंस में वहाँ रख करके और इसके कॉन्सेप्ट्स को मैं रोबस्ट बनाता हूँ, ताकि कोई भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस डीबीएमएस के आसानी से एश्योरिटी के साथ बन जाए। तो अब हम आते हैं इसके हमारे पास क्या क्या चीज़ पढ़ने को। तो अगर आप देखेंगे कि इसके सबसे पहले पार्ट मैंने बताया था, हम डेटा मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, और डेटा मॉडल्स में कौन कौन तरह के डेटा मॉडल्स हैं, उसमें स्कीमाज, इंस्टांसेस एंड स्टेट्स,
ये तीनों ही आपके टॉपिक्स में क्लियरली लिखे हुए हैं। फिर हम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, ये भी आपके सिलेबस में प्रॉपरली लिखा गया है। और डेटा इंडिपेंडेंस, आप अगर अपने यूजीसी नेट के सिलेबस जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, ये सारे टर्म्स यहाँ से एक्चुअली ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 लेयर डेटाबेस, डेटाबेस लैंग्वेज इंटरफेसेस एंड यूटिलिटीज और टूल्स इन्होंने खास यूज नहीं किया है। हाँ, इन्होंने क्लाइंट लेवल आर्किटेक्चर और क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात किया है अलॉन्ग विथ लैंग्वेजेस। तो ये इन्होंने डेटाबेस यूटिलिटीज में लैंग्वेजेस के साथ सारे के सारे टर्म से। तो ये जो भी सिलेबस आप देख रहे हैं जो इस बुक के हैं, आपके शॉर्ट के लिए मैं सिंपली दिखा रहा हूँ, ये मेरे स्लाइड्स नहीं बनाए गए हैं, ये हमारे एलामिसरी और नवाथे साहब के द्वारा बनाया गया है, इंश्योरिंग दैट कि आपके सिलेबसेस जो यूजीसी नेट में लिखे गए हैं सेम टू सेम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी इंथ्रिल्ड किया होगा कि यस, वॉट एवर आई एम लर्निंग इट इज़ लर्निंग फ्रॉम द सेम बुक। और जो भी आपके एग्जाम्स होंगे वो आपको कहीं ना कहीं इसी बुक्स के रेफरेंसेस से पूछे जाते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि ये बुक पढ़े, वरना हमारे पास एक कोर्थ और सुदर्शन सर के डीबीएमएस बुक भी जो लिखे हुए हैं वो काफ़ी अच्छा है। यू कैन रिकमेंड दैट ऑल्सो इन इंडियन लिटरेचर्स, बट यस अगेन आई रिकमेंड द नवाथे एंड एलामिसरी written बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप बुक का कवर पेज देखना चाहें तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, डेटाबेस सिस्टम, जिसमें आपको एलामिसरी और नवाथे आप बोलेंगे। तो इसके सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे और इसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो मैं बनाऊंगा वो भी आपके पास प्रॉपरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट बनता है हमारे पास कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डेटा मॉडल्स। देखिए, मैंने पिछले बार जी बताया था कि डेटा इज जस्ट अ फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट। कई बार मैं बोल चुका हूँ ताकि ये याद रहे, क्योंकि वही बहुत बार ये पूछ लिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा कि आप मुझे डेटा समझाइए कि डेटा क्या होता है इंटरव्यूज में, है ना। ये आपके रिटर्न में नहीं पूछेंगे, इंटरव्यूज में, ठीक है। तो आप डेटा मॉडल्स ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब। मैंने क्या क्या बोला था, हमने बोला था स्ट्रक्चर, फिर क्या बोला था ऑपरेशंस या कंस्ट्रक्ट्स, एंड अ थर्ड वन इज द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ए कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, ऑपरेशंस फॉर मैनिपुलेटिंग द स्ट्रक्चर्स। क्या है, पहले तो आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स। तो यहीं पे हमारे पास आता है स्कीमा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। सेकेंड, ऑपरेशंस फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस। तो हमारे पास यहीं पर आता है जितने भी क्वेरीज लैंग्वेजेस हैं उसके कॉन्सेप्ट्स। एंड लास्ट में व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे जब मैंने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी तो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सारा का सारा यहाँ पे आता है। तो इन शॉर्ट हम कभी भी जब डेटा मॉडल्स की बात करते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट है अबाउट द स्ट्रक्चर्ड, क्या है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये वर्ड्स याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम डिट्टो पूछ लिया जाता है आपके डेफिनेशंस में, व्हाट एग्जैक्टली द व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ डेटा मॉडल्स। तो आपको एक शॉर्ट वर्ड में ये लिखेंगे, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द डेटाबेस। यस, ये तीनों वर्ड्स आपको ध्यान रखना चाहिए। अब स्ट्रक्चर का मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, or operations mean what are the operations that can be informed, that can be operate on that particular database, like insertion, deletion, selections, creations, update, drop, है ना, अल्टर। ये सारे के सारे इसके ऑपरेशंस होते हैं जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे। और उसमें हर एक डेटा के ऊपर, मतलब हर एक डेटा इंफॉर्मेशन या एंटिटीज के ऊपर या फिर एट्रीब्यूट्स में, फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ जो अभी तक आया नहीं है, उसके ऊपर हम कुछ कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम कई तरह के कांस्टेंट्स में पढ़ेंगे, जैसे एंटिटी कांस्टेंट्स, की कांस्टेंट्स, है ना। ये सारे कांस्टेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको डेटा मॉडल समझ में आ गया। सर इसका एक कोई अच्छा सा एग्जांपल बताइए। जैसे मैंने अभी आपको यूनिवर्सिटी बताया, तो ये यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, राइट। यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेकर के उनके रजिस्ट्रार्स, डीन्स, एचओडी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट्स में अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सेक्शंस, एंड देन हर सेक्शन के स्टूडेंट्स, उसके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स, सेमेस्टर वाइज, ये सारी चीज़ें एक बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म में आते हैं। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म में आने के बाद
आप में इसमें से कई सारे ऑपरेशंस होते हैं कि कितने पर स्टूडेंट से वो डिवाइड हो गए हैं, तो वो हम सेलेक्ट करते हुए इज गेटिंग द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस लेस देन 75%। तो ये हमारे पास ऑपरेशंस हो गया। अब उसमें से कुछ स्टूडेंट्स नए एडमिशन, तो इंसर्ट सम न्यू स्टूडेंट्स। अब नेम वाइज उसको हम सॉर्ट करते हैं, तो वो सर्च बाय इन असेंडिंग ऑर्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू अल्फाबेट्स। तो ये सारी चीज़ें हम एज अ ऑपरेशन करते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंट कहने का मतलब है कि मैं ये इंश्योर करूंगा कि उस डेटाबेस में कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर जो होगा वो एक यूनिक नंबर होगा। दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट। तो एग्जांपल से आपको ये चीजें समझ में आ गया हो कि डेटा मॉडल एज ऑफ अ यूनिवर्सिटी मींस इट इज हैविंग सम डिफरेंट काइंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ काइंड ऑफ अ structure of a database. Then there will be some operations, and in the database a data is having some kind of a constant that is that it should obey. अब डेटा मॉडल स्ट्रक्चर्स और कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? तो कंस्ट्रक्ट आर यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब देखिए कंस्ट्रक्ट्स क्या क्या है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट्स, तो डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये कई तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो हम देखेंगे। की कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो कंस्ट्रक्ट्स आर यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसमें मेरे पास पढ़ाने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। बट जैसे ही हम लोग ER मॉडल में आएंगे, वी विल हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस or the concepts. So constructs are used to define the database structure. Constructs typically includes elements. अब देखिए यहाँ जो elements मैंने लिखा है ना, तो आप ऐसे समझेंगे कि देयर डेटा टाइप्स। एलिमेंट्स कहने का मतलब दुनिया में जितने भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज है हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट्स एज वेल एज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एंटिटी, जैसे मैं और आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, इनके कुछ डिफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज नोन एज एन एंटिटी। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो मेरे प्रॉपर्टीज हैं, इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द डेटाबेस। तो हर एंटिटी के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे मैं और आपके स्टूडेंट के अपने कुछ प्रॉपर्टीज या अपने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइकवाइज। ये ध्यान रखेंगे। और रिकॉर्ड कहने का मतलब मेरा एक एंटिटी, मैं एक एंटिटी एज अ डिटेल्स, मैं एज अ एंटिटी जो मैं बोल सकता हूँ, उसके क्या क्या इंफॉर्मेशंस एज अ टीचर, ID, सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशंस, और ये कितने सैलरीज है ना, तो वो कंटेन कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मीन्स रो की हम बात करते हैं, और अ टेबल जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो हम टेबल में सारे के सारे इंफॉर्मेशंस विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉर्ड्स एंड द एट्रीब्यूट्स हम रखते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स और द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एंड रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप्स, और रिलेशनशिप्स अमंग द सच ग्रुप, जिसे हम ER मॉडल में अब बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ER मॉडल में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नाउ कांस्टेंट स्पेसिफाई सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वैलिड डेटास एंड दीज कांस्टेंट्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड ऑल द टाइम। और ये एक ऐसा इन्फोर्स है जो कि हमारे डेटा को सिमेट्रिक बना के रखता है। जैसे मैंने कांस्टेंट लगाया है कि मोबाइल नंबर विद द 10 डिजिट्स इज मैंडेटरी टू ऑल। तो ये 10 डिजिट से कम अगर कोई भी है तो वो सीधा एक एरर दे देता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ कांस्टेंट्स। अब डेटा मॉडल ऑपरेशंस क्या क्या है? तो जब भी मैं ऑपरेशंस की बात करता हूं, तो ऑपरेशंस में आप मैनिपुलेशन समझ के चलेंगे कि आप चाहे उस डेटा को रिट्रीव कर रहे हो। अपडेट कहने का मतलब मैनिपुलेशन ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अपडेट का हम इन जनरल मतलब इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन मतलब सर्च करने की बात करते हैं। बाय रेफरिंग टू द कॉन्स्ट्रक्ट्स। अब कंस्ट्रक्ट्स मतलब कांस्टेंट विद द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द डेटा। ऑपरेशंस ऑन द डेटा मॉडल में इंक्लूड द बेसिक मॉडल ऑपरेशंस, और बेसिक मॉडल में हम इंसर्शन, डिलीशंस और अपडेट की बात करते हैं। और यूजर डिफाइंड ऑपरेशंस में कंप्यूट, स्टूडेंट, अब जैसे GPA, ये सब हम यूज करेंगे व्हेन वी विल बी रीडिंग द एग्रीगेट काइंड ऑफ सम कमांड्स, तो वो हम वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब आता है व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द डेटा मॉडल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसी के बेस पे हम एक मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। और
हमारे पास 3 लेयर आर्किटेक्चर के एक मॉडल्स बाहर आएंगे जिसे हम डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन ये हमारे जो छोटे छोटे वर्ड्स आ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कौन कौन से हैं? तो देखिए, जब भी मैं डेटा मॉडल्स की बात करता हूँ तो डेटा मॉडल ने क्या बताया, ये देखो मैंने जो बताया डेटा मॉडल्स में, उसमें बताया कि हमारे पास 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले डेटा टाइप्स, राइट। उसके बाद मैंने क्या बताया, हमारे पास कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, और जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे। जैसे यूनिवर्सिटी इज अ मिनी वर्ल्ड हैविंग ऑल द 3 प्रॉपर्टीज, जो कि डेटा मॉडल्स के पार्ट्स। अब इस डेटा मॉडल्स के जब मैं कैटेगरीज की बात करता हूं तो इसमें कुछ डेटा मॉडल्स जो हमें दिख रहे होते हैं, जिसके हम डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, जैसे स्टूडेंट के नंबर्स वगैरह, जो भी हमारे पास इन द सिमेट्रिक फॉर्म्स दिख रहे होते हैं, इन द टेक्सुअल फॉर्म्स दिख रहे होते हैं, या ग्राफिक फॉर्म्स जो दिख रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल व्यू, और द हाई लेवल व्यू, और द सिमांटिक व्यू, और द सिमांटिक व्यू, जो हम डेटा अपने कंप्यूटर्स में इन द इंग्लिश फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज में देखते हैं। तो प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट दैट आर क्लोज्ड वे एट द मेनी वे यूजर्स परसीव्स द डेटा, मतलब हम जैसे डेटा को समझते हैं, और इसके लिए हम एंटिटी बेस्ड और द ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल लेवल डेटास? अब इन सारे डेटास को जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो हाउ एग्जैक्टली इट स्टोर्स इनसाइड द डेटा, दैट वी डोंट नो। We don't know how these data have been segmented for their courses, for the student student records or the instructor records. We don't know about it. We simply know that somewhere it is stored in the form of a tabular format या sequential format. That is our perceptions. तो जो एक्चुअल उसमें डेटा स्टोर होता है दैट वी डोंट नो, इट इज डिपेंडिंग ऑन द मशीन, और ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं, ये डिजाइनर्स को दिखता है। तो इट प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द डिटेल्स हाउ द डेटा इज stored in the computer, and these are usually specified in an ad hoc manner. कैसे होता है ये? ad hoc manner होता है in the database design and the administrations manuals. अब ये हमने ये एडमिनिस्ट्रेशंस या फिर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैंने बताया था आपको, या डिजाइनर्स को प्रेजेंट होता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? इम्प्लीमेंटेशन, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट्स को फॉल बिटवीन द अबव टू यूज्ड बाय द कमर्शियल डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशंस, जैसे रिलेशनल डेटा मॉडल्स, जिसे हम RDBMS में पढ़ेंगे, और इसको बनाने वाले डिजाइनर्स को हम RDBMS डिजाइनर के नाम से भी जानते हैं इन मेनी कमर्शियल सिस्टम, जो कि हम लोग डेवलपर्स के नाम से भी समझते हैं। लेकिन हम लोग डेटाबेस डिजाइनर ज़्यादा बोलते रादर देन डेवलपर्स, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग नहीं, वहाँ डेटा को स्टोरेज इस तरह से किया जाता है ताकि हमें इफ़िशिएंट वे में डेटा को प्रोसेस किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके। अब हम आते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। देखिए, स्कीमा और इंस्टांसेस, हम पहले ही आपको समझा दें कि भाई क्या स्कीमा है और क्या इंस्टांसेस। स्कीमा, ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज स्कीमा। तो अगर अभी आपने कैटलॉग, जब मैंने लास्ट क्लासेस पढ़ाया था, तो मैं पहले 3 वर्ड्स को अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले कैटलॉग, वर्सेस स्कीमा। वर्सेस इंस्टांसेस। ये बहुत बेसिक तरीके से आप इन तीनों चीज को समझ लेंगे। चाहे वो कैटलॉग है या इंस्टांसेस है। देखिए, कैटलॉग एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डेटाबेस। तो ये क्या देता है हमें? एक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डेटा, है ना, बेसिक व्यू, डिटेल्ड व्यू ऑफ डेटा। स्कीमा किसे बोलता है? ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेटाबेस देता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ
डेटाबेस मतलब जब मैंने बात की थी इनकी, तो सिंपली इसमें आपको बताया जाएगा कि हर एक एंटिटी के रेस्पेक्ट में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, या टोटल कितने कॉलम होंगे, या इसको मैं एट्रीब्यूट्स लिखने में अभी मैं थोड़ा सा हिचक रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है। कितने कॉलम्स होंगे, कितने रो होंगे, उस रो के कितने कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सेट्रा ये बताया जाता है डिटेल्ड व्यू ऑफ अ डेटाबेस। लेकिन यहाँ पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेटाबेस मतलब यहाँ पे आप हर एक एंटिटी के में कितने कॉलम होंगे और उस कॉलम का क्या टाइप होगा ये भी आप बताते हैं, ना कि सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज में, ये दोनों चीजें आपको। और इंस्टांसेस क्या होता है, अब उस डेटाबेस के अंदर आपने जितने भी स्टूडेंट्स, मतलब ये स्नैपशॉट ऑफ अ डिटेल्ड डेटाबेस होता है। डिटेल्ड डेटाबेस मतलब at any instant of a time। तो देखते हैं कैटलॉग क्या होता है। कैटलॉग में सिंपली आपको हर एक टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, कितने रोज हो सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। स्कीमा डिटेल्ड व्यू मतलब अब उस कॉलम में कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उस एंटिटी के कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, उसके बारे में बताता है। अब जब हम उसमें बहुत सारे डेटाबेस फिल कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन को फिल कर देते हैं बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स, तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो मेरे पास रिकॉर्ड्स बाहर निकल करके आता है फॉर एनी सर्च एंड द मोमेंट्स, तो वो एट दैट मोमेंट इज नोन एज द इंस्टांस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीमा। तो मतलब ये डेटाबेस क्रिएशन के टाइम में होता है। एक कैटलॉग फॉर्म, जैसे आप खाने के लिए जाते तो आपके पास एक कैटलॉग दिया जाता है फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ मील्स, उसके लिखे होते हैं कि क्या कॉस्टिंग रहेगी, उस कॉस्टिंग में क्या क्या चीज़ें डिटेल्ड वे में रहने वाली है, कि अगर आप इस तरह का कोई खाना लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें बाहर निकल करके आएंगी या क्या क्या चीज़, तो ये स्कीमा कहलाता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे आपने पंजाबी थाली मंगा लिया तो पंजाबी थाली में, जैसे मेरे पास यहाँ पे कौन कौन प्रकार के थाली होंगे कैटलॉग्स में आपको दिख जाएंगे। अब जैसे आपने पंजाबी थाली ओपन किया, जैसे यहाँ पे पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती ऐसे थालीज हैं। अब पंजाबी थाली के अंदर क्या क्या आने वाला है वो, राजस्थानी थाली के अंदर क्या क्या आने वो, और एट अ टाइम जब आपने ऑर्डर किया और जो थाली आपने ऑर्डर किया उसके रेस्पेक्ट में क्या व्यूज वहां बन रहे हैं, क्या क्या वहां पे सब्सटेंसेस एट द टाइम ऑफ अ प्रेजेंटेशन आपको दिखा, ये आपको इंस्टांसेस बताता है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एक यूनिवर्सिटी में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैंने सिर्फ बोला है कि हमारे पास सबसे पहले सेक्शंस होंगे, सेक्शन में कोर्सेज होंगे। अब कितने कोर्सेज होंगे ये मैंने नहीं बताया, सिंपली बताया कि कोर्सेज होंगे। मैंने स्टूडेंट्स होंगे, अब कितने टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, किस सेक्शन में कितने स्टूडेंट ये नहीं बताया। इंस्ट्रक्शन, लेकिन किस किस टाइप के इंस्ट्रक्शन ये नहीं, बस मैंने बताया कि ये सारे हमारे पास एंटिटी हो सकते हैं। अब कितने स्टूडेंट्स के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट या कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा, टीचर्स के, कोर्सेज के, और इसके बीच में जो रिलेशंस होंगे वो कैसे बनाएंगे, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द स्कीमा। और इंस्टांसेस की जब मैं बात करता हूँ कि ठीक है अब मैंने टेबल भर लिया, तो मैंने कंप्यूटर साइंस में टॉप 5 बच्चों के जो रिजल्ट्स देखे हैं वो मेरा इंस्टांस कहलाएगा। उम्मीद करता हूं इस तीनों वर्ड्स में अब कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं चलता हूं अब इसके स्लाइड्स के ऊपर। डेटाबेस स्कीमा, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डेटाबेस, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, मैंने क्या बोल दिया, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ये याद रखेंगे। ये आप जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इसे प्लीज आप नोट करते जाएं, क्योंकि ये मैं भी नोट करके रखता हूं और इसे ही मैं याद रखता हूं फॉर द एग्जाम, क्योंकि इतनी चीजें हमें याद नहीं रहने वाली। हम कम से कम ऑलमोस्ट 1000 स्लाइड से ऊपर देखने वाले हैं इन आवर बेसिक डेटाबेस इटसेल्फ। जब डिटेल्स में जाएंगे तो वहां पे भी 400-500 स्लाइड्स हमारे पास, मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास 1500 से 2000 स्लाइड्स देखेंगे।
एंड फॉर रिमेंबरिंग ऑल द पॉइंट्स इज वेरी डिफिकल्ट, तो आई रिक्वेस्ट कि छोटे छोटे टर्म्स आप ये लिख लें, जैसे मैंने डेटा के लिए फैक्ट्स याद रख करके रखा हुआ है या इन्फॉर्मेशन करके रखा हुआ, अब उसके बाद आप कुछ भी बोलिए दैट विल बी करेक्ट, दैट विल बी नॉट एनी इश्यूज, है ना। तो ऐसे ही तो डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेटाबेस इज नोन एज अ डेटा स्कीमा, इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर, क्या क्या है ये जो मैंने आपको याद होगा, डेटाबेस टाइप्स एंड द कांस्टेंट्स ऑफ द डेटाबेस। तो देखिए ये कुल मिलाकर के आपको कैटलॉग में भी सेम टू सेम चीजें देखने को मिली थी, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शंस है और वो एक बेसिक इंफॉर्मेशंस था, राइट। स्कीमा डायग्राम एंड इलस्ट्रेटिव डिस्प्ले ऑफ द डेटाबेस स्कीमा। अब ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, तो मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इट, जैसे स्कीमा कंस्ट्रक्ट मैंने किया, कंस्ट्रक्ट मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कुछ कॉन्स्ट्रक्शन, तो मैंने बोला था कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीमा आर ऑब्जेक्ट विद इन द स्कीमा, जैसे स्टूडेंट, कोर्सेज। अब हम यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट और कोर्सेज के डिटेल्स के बारे में भी देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे, है ना, ठीक है। तो स्कीमा वर्सेस इंस्टांसेस, और इंस्टांसेस मैंने क्या बोला कि भाई उसमें मैंने डेटाबेस फिल कर दिया, उसमें से जो बेस्ट डेटाबेस है, उसमें से जो उसका व्यू निकल के आ रहा है, या एट अ टाइम ऑफ ए मोमेंट में जब कोई चीज चेक करता हूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ इंस्टांसेस। तो डेटाबेस स्टेट क्या होता है, एट एनी इंटर मोमेंट ऑफ टाइम, है ना, डेटाबेस एट अ एनी मोमेंट ऑफ टाइम, तो एन एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब आपने क्या किया उसमें, अभी तो आपने सिर्फ बताया था कि ये चीजें होनी चाहिए, अब उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का डेटाबेस मैंने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद दिस इंक्लूड्स द कलेक्शंस ऑफ ऑल डेटा इन द डेटाबेस, ये इंक्लूड करता है जितने भी डेटाज हैं इन ऑल द डेटाज ऑफ द डेटाबेस, आल्सो कॉल्ड एज अ डेटाबेस इंस्टांसेस। तो इसी को हम स्टेट को इंस्टा मतलब एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम में, देखिए मैंने क्या याद कर लिया था, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम या एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम को मैंने इंस्टांस, तो ऐसे ही आपको भी याद रखना है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, ये थियोरेटिकल आता है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने अभी जो तीनों डिफरेंस पढ़ाया था वो इसी टर्मिनोलॉजीज के कॉन्सेप्ट के बेस पे, और मैंने बिल्कुल रैंडम बेस पे कोई भी एग्जांपल लिया जो इन सब को कंप्लीटली कनेक्ट कर रहा था, कि जैसे मैंने थाली के मेन्यूज मंगाए, मैं खाने के लिए कहीं गया, उसमें बहुत तरह की थालियां मिली मुझे, मैंने देख लिया कि हाँ भाई कब किसका क्या कॉस्ट, लेकिन उस राजस्थानी थाली के अंदर क्या क्या मुझे मिलेगा, गुजराती के अंदर क्या क्या, तो वो मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शंस दे रहा है, दैट इज माय स्कीमा। अब उस स्कीमा के अंदर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जब मैंने ऑर्डर कर दिया और मेरे पास एक्चुअल में खाना दिख गया मुझे, तो वो उस टाइम में, अब अलग अलग लोगों को अलग अलग दिख रहा होगा, तो अपने अपने हिसाब से जिसने जो चीजें देखी, जिसने अपने डिमांड्स या क्वेरीज या फिर रिक्वेस्ट ऑफ द फूड किया था, उस हिसाब से उसको उसके स्कीमास और इंस्टांसेस दिख जाएंगे फ्रॉम दैट अवेलेबल स्कीमास, और वो एक्सपेक्टेड रहेंगे हाँ भाई जो मैंने मेन्यू दिया वही चीजें अवेलेबल हुई है या नहीं। चलिए, The term instance is also applied to the individual database components, record instances। अब देखिए record instances मतलब जब मैं रो वाइज किसी चीज को देखता हूँ, टेबल इंस्टांसेस मैं कितने टेबल्स हैं, और एंटिटी इंस्टांसेस, ये सारे के सारे हम ER मॉडल में देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा बताता हुआ चलता हूँ क्योंकि कई बार ये वर्ड्स आ चुके हैं। चलिए, जब हम एंटिटी की बात करते हैं, एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड सबस्टांसेस बोल सकते हैं, एनी रियल वर्ल्ड बिहेवियल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट, जिसके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होंगे, तो उसे हमें एंटिटी बोलते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सके, डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब दुनिया में जितने भी एंटिटी हैं उन सब के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जिसको हम रिलेशन कहते हैं, और रिलेशन को इन जनरल हम एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम टेबल बोलते हैं। अब सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम रो वाइज स्टोर करते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स या टपल बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम एंटिटी को जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि जब हम इंस्टांसेस की बात करते हैं तो कितने टेबल्स बाहर निकल के आए एट अ मोमेंट ऑफ टाइम पे, दैट इज माय इंस्टांसेस। कितने रिकॉर्ड्स आपने सर्च किया उसके हिसाब से कितने रिकॉर्ड्स, मुझे वेज थाली चाहिए तो उसके हिसाब से कितने रिकॉर्ड्स बाहर निकल करके आए।
तो वो हो गए आपके रिकॉर्ड इंस्टांसेस, ठीक है। और एंटिटी इंस्टांस मतलब किस किस तरह के लोग, जैसे अगर सिंगल फैमिली वाले तो उसके लिए कौन सा थाली सबसे बेस्ट रहेगा, 5 फैमिली वाले लोग हैं तो उसके लिए कि 5 मेंबर वाली फैमिली है तो उसको कितने किस तरह के, तो ये सब डिटेल्स जो हम देते हैं इसे ही हम डेटाबेस स्टेट कहते हैं। अब आते हैं डेटाबेस स्टेट अब कैसे कैसे हो सकते हैं। तो मैं पहले डेटाबेस स्कीमा वर्सेस डेटाबेस स्टेट, अब ये मैंने बता ही दिया है कि देखो डेटाबेस स्टेट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ ए डेटाबेस एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? कंटेंट ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ये यही मैंने बोला, एट अ मोमेंट ऑफ टाइम या एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, जैसे आपने जिस समय में सर्च किया है। अगर मैं इनिशियल डेटाबेस स्टेट की बात करूं, रेफर्स टू द डेटाबेस स्टेट व्हेन इट इनिशियली लोडेड इनटू द मेमोरी, जब आप पहली बार, और वैलिड क्या है, जब आपने चेक कर लिया कि जितने भी डेटाज मैंने इंसर्ट किए हैं बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर। जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो रो एंड कॉलम की बात करता हूं, रो एंड कॉलम की बात करता हूं बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर, और कॉन्स्टेंट्स जो आपने रखे हुए हैं उन सब के हिसाब से ये सेटिस्फाइड है भी नहीं। तो जब भी वैलिड स्टेट की, जब वैलिड की बात होगी तो आप ये दो वर्ड पकड़ के चलेंगे। हालांकि एक और वर्ड मैं लेके चलता हूं जिसको बोलते हैं हम डेटा टाइप्स, जिसको हम डोमेन भी बोलेंगे, आगे हम इसको डोमेन भी बोलेंगे। तो डेटा टाइप्स, ये सब टर्म्स हैं जो पकड़ के चलना है आपको, है ना। स्ट्रक्चर और कॉन्स्टेंट्स कई बार मैंने बोल दिया, डेटा टाइप्स प्लस स्ट्रक्चर्स और प्लस कॉन्स्टेंट्स। अब डिस्टिंक्शंस क्या होता है, देखो, डिस्टिंक्ट डेटाबेस विच इज अ यूनिक इन द पर्टिकुलर रो और अ कॉलम। तो कहने का मतलब ये है कि डेटाबेस स्कीमा चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, है ना। डेटाबेस स्कीमा जो होता है वो चेंज करता है इनफ्रीक्वेंटली, ये बिल्कुल इनफ्रीक्वेंटली, है ना। ये हम अब फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते, जबकि डेटाबेस स्टेट चूंकि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, अभी मैंने सपोज थोड़ा गुजराती थाली किया, अगली बार मेरे पास अगर जाने का मन हुआ कि भाई मैं क्या खाना, तो मैं गुजराती थाली के बजाय राजस्थानी थाली मंगा लूंगा। तो ये चेंज होता रह सकता है, लेकिन जो मेन्यू आपने बनाया है वो रेयरली और रेंडमली चेंज होता है, कि हो सकता है कोई स्पेशल थाली बाहर निकल करके आए, सपोज करके केरला वाले लोग बहुत ज़्यादा आने लगे तो केरलाइट थाली का मैंने मेन्यू कर, बट इन जनरल नॉर्थ इंडिया में केरलाइट लोग नेग्लिजिबल है ना। तो इन दैट, लेकिन अगर आप राजस्थान में बोले तो वहाँ पे गुजराती लोग मिल जाते हैं, बिकॉज इन द टाइम ऑफ विजिटिंग टाइम, जो आपको सीजनल टूरिज्म टाइम बोलते हैं इसमें, कि अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी तक कई सारे गुजराती घूमने आते हैं, तो वी कैन हैव अ गुजराती थाली। केरलाइट लोगों के लिए काफ़ी दूर पड़ता है, इससे अच्छा वो बैंकॉक और आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं घूमने के लिए, जस्ट बगल में सिंगापुर है। तो लाइकवाइज, है ना। स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंटेंशन, ये याद रखेंगे, है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि स्कीमा इज कॉल्ड एज एन इंटेंशन, वाइल स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्सटेंशन। अब सर इसको इंटेंशन और इसको एक्सटेंशन क्यों कहा गया, क्योंकि सर देखो इंटेंशन क्या है, जो इंटेंसिकली हमेशा याद रखने के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। इसके इंटेंशन कहने का सिंपली मतलब है कि जब भी आप स्कीमा क्रिएट करते हो तो यू मस्ट हैव सम स्पेसिफिक इंटेंशंस, बट एक्सटेंशन मीन्स एट द रैंडम मोमेंट ऑफ टाइम, एक्सट्रिंसिक व्यू में हमें कोई चीज़ क्या देखना है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखने के ख्याल से रख लेंगे। तो एक्सटेंशन इंटेंशन मीन्स आप जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो एक एक चीज़ों को इंटेंसिफाई करते हैं कि भैया कोई भी चीज़ मेरा गलत ना हो जाए। एक्सटेंशन के एक बार आपने कर दिया और उससे, और एक्सटेंशन मीन्स आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑर्डर किया है या जो चीज़ें चाहिए वो एक्सटर्नल व्यू में आपको दिख रहा है। और अगर डीप में जाऊं तो ये जो वैल्यू होता है ये मेरा अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपको हाई लेवल व्यू को रिप्रेजेंट करता है, किसको, हाई लेवल ऑफ व्यू को। और ये क्या करता है, इंटरनल टू द सिस्टम, ये लो लेवल या फिजिकल लेवल स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है, और ये कॉन्सेप्चुअल लेवल या एक्सटर्नल लेवल स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं, इंटरनल लेवल ऑफ स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्सटर्नल लेवल ऑफ स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है। और ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से दिख रहा हो। तो मैंने वही बोला है स्टूडेंट में अब क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, तो 1 2 3 और 4। मैंने वहां पे सिंपली क्या बताया था, स्टूडेंट में 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, याद है कैटलॉग के टाइम में। कोर्सेज में 1 2 3 4 मैंने बताया कि यहाँ पे 4 कॉलम होंगे। कितने, अभी मैं कॉलम बोलता हूँ, जब मैं ER मॉडल में आऊँगा तो भैया इसमें इतने कॉलम्स होंगे। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हम पहले इसमें, अभी मैंने कुछ भरा नहीं, इसमें कितने होंगे
प्रीरिक्विजिट 2, सेक्शंस कितने होंगे भैया 1 2 3 4 1 5, 5 एट कॉलम्स होंगे और इसमें कितने होंगे 3 कॉलम्स होंगे। एग्जाम में इन जनरली आपको स्कीमा ही दिया जाता है और उसके बेस पे आप, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मलाइजेशन, तो इसके बेस पे ही आपको क्वेश्चंस भी आप पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके स्कीमा के एग्जांपल्स और कैटलॉग के एग्जांपल मैंने सिंपली बताया था कि हर एक स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में कितने कॉलम्स होंगे, वहां इतना ही बता के इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन उस कॉलम में क्या क्या चीजें होंगी वो हमें कभी नहीं बताया गया था। ये अब हम थोड़ा डिटेल, वो बेसिक व्यू ऑफ डेटा, मतलब डिटेल व्यू लिखा, बेसिक व्यू ऑफ डेटा था कि कितने एंटिटी और उसके हिसाब से कितने कॉलम्स, बस इतना बना के छोड़ दिया था। लेकिन इंस्टांसेस में हम अब क्या करने वाले हैं, इसमें एक्चुअल सबके डेटा को फिल करेंगे और क्वेरी के बाद जो हमें कोई डेटाबेस बाहर निकल करके दिखाई देगा एट अ मोमेंट ऑफ टाइम और एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड एज अ इंस्टांसेस और स्टेट। देखिए ये मैंने जब कोर्स को सर्च किया तो मेरे पास थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, बट यस अगेन इतना विजिबल तो होगा। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको मैं वो कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अब तो दिख रहा होगा। अब ये दिख रहा होगा तो मैं, ठीक है, तो जैसे कोर्स नेम आपको, हाँ ठीक है, देखने के हिसाब से ठीक है कि आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पे कोर्स के अंदर एग्जैक्टली कोर्स नेम, कोर्स नंबर, क्रेडिट आवर्स और डिपार्टमेंट में क्या क्या डेटा जैसे डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डेटाबेस और उसका कोर्स नंबर क्या क्या है वो सब मैंने एक्चुअली फिल कर दिया। और तब जाकर के जब हमने इसको देखा तो इसे हम बोलते हैं डेटाबेस स्टेट। क्या बोलते हैं हम इसको? डेटाबेस स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया भैया। डेटाबेस एक्चुअली हम जब डेटाबेस को फिल कर दिए ऐसे ही ग्रेड रिपोर्ट सेक्शंस और प्रीक्विज ऑफ डेटा में हमने जब फिल कर दिया, अब हम आते हैं कि भैया 3 लेयर स्ट्रक्चर से सर आपका क्या कहना है, 3 लेयर स्ट्रक्चर में आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैं अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया स्कीमा किसे कहते हैं। स्कीमा इज जस्ट अ detailed view of a database in such a way that कि not only I am saying the number of rows and column but also saying that कि how many rows with what kind of a name of that, sorry, how many columns also with the name of that particular column is the schema. कैटलॉग भी सिंपली हमें नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इतना बता करके हम चले गए, तो कांस्टेंट वगैरह थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर दिए थे, वो हमारे कैटलॉग में था। अब उसी स्कीमा को बेस पे हम इसके आर्किटेक्चर्स को देखते हैं और ये किस तरह से आर्किटेक्चर्स एक दूसरे से प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस और मल्टीपल व्यूज किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखने वाले। तो हम सबसे पहले डायग्राम्स पे आएंगे और डायग्राम्स के हिसाब से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये प्रॉपरली आप लोगों को दिख रहा होगा। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, मैंने अगर याद होगा कि जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक डीबीएमएस में, ये हमारे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ अ डेटाबेस। हम यहाँ पर इन जनरल यहाँ पे खड़े होते हैं, हमें जब भी कंप्यूटर पे कोई चीज सर्च करना होता है इन द हाई लेवल लैंग्वेज, स्पेसिफिकली इन द इंग्लिश, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कोडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनीथिंग, इज नोन एज द एक्सटर्नल व्यू ऑफ डेटाबेस, जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आप देखेंगे हर एक पार्ट का एक डिफरेंट सेक्शन बटा हुआ है जिसमें हेडिंग के साथ, मतलब लिंक के साथ थोड़े बहुत कंटेंट्स दिखते हैं, ताकि आपके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आपके जो लिंक सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं उसको क्लिक करें और उसके कंटेंट को आप पढ़ सकें। पहला चीज, जैसे अब इसको मैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल से इसी गूगल वाले एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने गूगल पे कोई चीज सर्च किया, मैं अभी क्या क्लाइंट सर्वर मॉडल में बता रहा हूं, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, गूगल पे मैंने सर्च किया, सपोज करो नवाथे डीबीएमएस, नवाथे की बुक के लिए मुझे करना था डीबीएमएस की बुक। अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि इसके इंटरनली किस तरह से ये डेटाबेस एक्सेस होगा। आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट, राइट। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने सिंपली इंग्लिश में इसे पुट किया और इसको सर्च किया। क्या ये हमारे पास ऐसे ही मिलने वाला है? क्या ये एग्जैक्टली इसी व्यू में रहता है? जी नहीं। ये दुनिया के जितने भी बुक्स होंगे, दुनिया के जितने भी बुक्स होंगे उसमें
DBMS सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से और नवाथे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ DBMS, और अब जो आपके पब्लिशर्स हो सकते हैं या राइटर के नाम पे अगर आया होगा तो राइटर ऑफ द बुक के नाम पे अगर मुझे देखा जाएगा तो वहां पे नवाथे आए होंगे। ये हमने नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट इस कीवर्ड्स इसने पकड़ा होगा। इस कॉन्सेप्चुअल व्यू के आधार पे उन्होंने सर्च अंदर तक किया होगा। तो अब ये स्टोर्ड कहाँ पे होगा, किसी ना किसी सर्वर या किसी ना किसी सिस्टम पे होगा। तो मैं अभी सर्वर छोड़ देता हूँ, मैं किसी ना किसी कंप्यूटर सिस्टम, मैं कंप्यूटर ही बनाता हूँ, है ना, किसी ना किसी कंप्यूटर में ये कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगा। और ये कैसे स्टोर्ड होगा, कहाँ स्टोर्ड होगा, दैट वी डोंट नो अबाउट इट। हालांकि ये इसके कंप्यूटर में कौन से फॉर्म में होगा, तो लो लेवल फॉर्म में होगा। कौन सा, लो लेवल, और जिसका अपना एक रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट वी डोंट नो, रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट वी डोंट नो, राइट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम चीज़ों को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एंड यूजर्स हैं। क्या है हमारे पास, एंड यूजर्स हैं, जहां हम बैठते हैं। और कॉन्सेप्चुअल भी क्या कहता है कि हम इन चीज़ों को जो समझ करके सर्च करते हैं, जो एक्चुअली जिस बेस पे डेटाबेस होते हैं, और यहीं पे हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठते हैं। यहाँ कहाँ बैठते हैं, हमारे इन दोनों के बीच में, है ना। एक्चुअली इन दोनों ने, यहाँ पे एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेकिन इसके नीचे हमारे पास है डेटाबेस डिज़ाइनर, डेटाबेस DBD, डेटाबेस डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स होते हैं, डेटाबेस डिज़ाइनर एंड डेवलपर्स होते हैं। और लास्ट में फिजिकली जो हमारे पास हार्ड डिस्क या ड्राइव या स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं, यहाँ पे एक्चुअली स्टोरेज रहता है, जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो मतलब हमने अपने व्यूज़ को तीन पार्ट्स में बांटा। एक तो मैंने आपको एक्सटर्नल व्यू, दूसरा कॉन्सेप्चुअल व्यू, और तीसरा इंटरनल व्यूज़ में चीज़ों को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम इसके डीप एनालिसिस की तरफ चलते हैं और अब अपने स्लाइड्स के आधार पे इसको समझने का प्रयास करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। क्लियर। तो ये प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये इंडिपेंडेंस कहने का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास एक डिजाइनर्स हैं, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और एक यूजर्स हैं। इन तीनों के बीच में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि भाई कौन क्या काम कर रहा है। हमें तो लगना चाहिए कि भाई हमने जो सर्च करके दिया और वो मुझे अवेलेबल कर दिया गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब तीनों अपने अपने काम इंडिविजुअली कर रहे हैं विदाउट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, by just viewing and understanding the requirements of the users, that is the external। और बोल सकते हैं इसमें लॉजिकल इंडिपेंडेंस होता है और कॉन्सेप्चुअल इंडिपेंडेंस होता है। मतलब हम जब किसी चीज़ में चेंज कर रहे होते हैं तो ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमने क्या चेंज किया, बस मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या चेंज किया। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। और यही मतलब है कि हम अपने घर में कैसे रह रहे हैं सिर्फ मुझे पता चलना, पूरी दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। दुनिया को यही लगना चाहिए कि घर में बैठ करके वो आराम कर रहा है, घर में बैठ के काम नहीं कर रहा है, राइट। So that is the meaning of somewhere, somewhat meaning of it, right? तो not explicitly used in the commercial DBMS। अब ये commercial DBMS में क्या है products, but has been useful for explaining the database system organized। ये practical नहीं है, theoretical aspects है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि जो views होते हैं ये हमारे समझने के लिए है rather than implementation के लिए। तो 3 लेयर्स में आपको जैसा कि मैंने इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल, यहाँ पे यूजर्स बैठते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा फॉर द थ्योरेटिकल सेक्शन। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही इसको आपको पढ़ाया है। एक्सटर्नल व्यू, एक्सटर्नल लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द वेरियस यूजर व्यू को आप याद रखें। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखें, एक्सटर्नल, इसके नाम क्या होता है, यूजर्स व्यू। यूजुअली यूज द सेम डेटा मॉडल्स एंड द कॉन्सेप्चुअली स्कीमा। तो ये देखो, यूजर द सेम डेटा मॉडल, फिर से आ गया सेम डेटा मॉडल एज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। और जो आपने कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में अब क्या है वो देख लेते हैं। द कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टेंट्स फॉर द होल डेटाबेस फॉर द कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। अब यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्चुअली, मतलब हर एक यूजर्स के रेस्पेक्ट में हम जब डेटाबेस को स्टोर कर रहे होते हैं। अब कोई भी इंसान जब स्टूडेंट के बारे में सोचेगा तो वो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर सोचेगा, उसका नेम सोचेगा, उसका मार्क्स सोचेगा, उसके मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं उसको वो देखेगा, और या वो उसके कौन कौन से कोर्सेज हैं वो देखेगा।
इससे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं देखेगा। जब स्टूडेंट की, जब इंस्ट्रक्टर की बात आएगी तो ठीक उसके अपोजिट, कि उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, वो किस डिपार्टमेंट या सेक्शन में है, उनकी सैलरी क्या है ना, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स, तो ये ओवरऑल देता है, यूजेस द कॉन्सेप्चुअल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा मॉडल्स, ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। इंटरनल डेटा मॉडल्स जो एक्चुअली होता है वो फिजिकल, वही मैंने बोला था, फिजिकल डेटा मॉडल्स होते हैं, डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एक्सेस पॉइंट्स, और ये इंडेक्सेस के थ्रू करते हैं, और ये हमेशा डिज़ाइनर्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डिज़ाइनर्स, यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशंस, और यहाँ पे यूजर्स अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं, इसी चीज़ को मैंने बताया कि यहाँ पे आपके एक्सटर्नल व्यू होता है, फिर आपके कॉन्सेप्चुअल व्यूज़ होते हैं, और लास्ट में आपके इंटरनल व्यूज़ होते हैं। 3 schema architecture. Mapping among the schemas levels are needed to transform the request and the data. Program refers to the external schema and are mapped by the DBMS to the internal schema. अब ये internal schema और external schema आप आराम से समझ रहे हैं कि भैया अंदर में कौन चीज़ कैसे स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल schema, और बाहर से जो हमें दिखता है वो किस तरह से स्टोर होता है, वो हम, चूंकि यहाँ पे इंटरनल की जब बात करते हैं तो बिट और बाइट की हम बात कर रहे होते हैं, किसकी, बिट और बाइट की बात कर रहे होते हैं, बिट एंड आप बाइट की बात कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। और एक्सटर्नल में हम सिंपली क्या देखते हैं कि भैया जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं वो कितने कॉलम्स में हैं, कितने रोज में हैं, दैट्स इट। तो डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरनल डिवाइस लेवल इज रिफॉर्म्ड टू मैच द एक्सटर्नल यूजर्स एक्सटर्नल व्यू, फॉर्मेटिंग रिजल्ट्स इन द एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द डिस्प्ले, जैसा कि मैंने वेब पेज में गूगल का एग्जांपल लेके आपको समझाया। तो हमारे लिए वो एक रो और कॉलम के फॉर्म में, लेकिन इंटरनली वो किस तरह से, किस सर्वर पे या किस जगह पे स्टोर्ड है, वी नेवर नो दैट, है ना। तो मैंने हालांकि कंप्यूटर बनाया था, ये सर्वर पे होता है, और वो सर्वर पे कैसे स्टोर, इट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज द इंटरनल स्कीमा और द इंटरनल व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरेज, कि भैया उसको हम कैसे स्टोर करेंगे, और इसी को डेवलप करने के लिए तो हमें चाहिए डिजाइनर्स। चलिए, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको स्टार मार्क्स कर लेंगे, 2 जगह पे मैंने स्टार मार्क्स किए हैं। तो देखिए लॉजिकल क्या हुआ, लॉजिकल कहाँ पे हुआ, मेरा कॉन्सेप्चुअल व्यू के पास। तो मैं अगर कोई चीज लॉजिकली चेंज कर रहा हूं तो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या किया है। तो कॉन्सेप्चुअल के लिए बाहर क्या हो गया, यूजर्स, फिजिकल के लिए बाहर वाला क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल। तो वही बोल रहा है कि बाहर वाले को पता नहीं, बस याद क्या रखना है कि बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने इंटरनली क्या चेंजेस किए हैं। तो उसी में द कैपेसिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, कौन सा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग द चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा एंड देयर एसोसिएटेड एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोग्राम्स। आपने इंटरनली क्या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज किया वो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं सिंपली लिख रहा हूं, बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए, बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या चेंज किया, बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए ये सब तरीका है एग्जाम में याद रखने का, थ्योरेटिकली कुछ भी याद नहीं होता और नींद ज्यादा आता है पढ़ने में, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स लिखते रहेंगे, है ना। तो ऐसे फिजिकल द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा, इंटरनल लो लेवल व्यू विदाउट द चेंज इन द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। समझ में आए, इसके लिए क्या हो गया, अगर मैं इसको फिर से समझाऊं, इसके लिए ये बाहर वाला हुआ और इसके लिए ये बाहर वाला हुआ। तो आपने क्या चेंजेस यहाँ किए हुए हैं वो इसके व्यू को कहीं से भी चेंज, कोई भी चेंज पता नहीं चलना चाहिए। इंटरनल स्कीमा में आपने मान के रखिए किसी डेटाबेस को कहीं और अपडेट कर दिया या कहीं और किसी और सर्वर पे रख दिया है, ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को पता नहीं चलना चाहिए। अदरवाइज देयर विल बी ए इंफीरियोरिटी और सम काइंड ऑफ अ फियर कि पता नहीं मेरा डेटाबेस कहीं लॉस तो नहीं कर गया। तो ऐसी चीजों की वजह से हम इसको सेव करके रखते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। और कई बार ये लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और लॉजिकल डेटा में कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। व्हेन, अच्छा, द इंटरनल स्कीमा मे बी चेंज्ड व्हेन द सर्टेन फाइल स्ट्रक्चर्स आर रीऑर्गेनाइज्ड और द न्यू इंडेक्सेस आर क्रिएटेड
तो ऐसे केसेस में हम करते हैं, और बाद बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम्पल, लेकिन ये जो दोनों डेफिनेशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में यूजीसी नेट में ही पूछ लिया गया है 2-2 बार, है ना। तो इनको अगर कुछ पूछना रहता है डेटा इंडिपेंडेंस, क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिखा होता है डेटा इंडिपेंडेंस में यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आते हैं। अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यू। व्हेन अ स्कीमा एट द लोअर लेवल इज चेंज्ड, ओनली मैपिंग बिटवीन दीज स्कीमास आर और द हायर लेवल स्कीमास आर नीड टू बी चेंज्ड इन अ डीबीएमएस दैट इज फुली सपोर्ट्स द डेटाबेस इंडिपेंडेंस एंड द हायर लेवल स्कीमास देमसेल्व्स आर अनचेंज्ड। जो हाई लेवल स्कीमास होते हैं वो यही वो बोल रहा है कि लोअर लेवल स्कीमा में जो भी चीजें चेंज होती है वो हाई लेवल स्कीमा में अनचेंज्ड रहता है। Hence the application programmers need not to be changed since they refer to the external schema. They refer to the external schema. Now what do you mean by DBMS languages? देखिए ये इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे थ्रू द एसक्यूएल, बट अभी फिलहाल आ गया है तो हम एग्जांपल्स के साथ कुछ एग्जांपल्स के साथ, हालांकि वहाँ पे कंडीशंस पूछे जाते हैं या फिर कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, यहाँ पे सिंपली कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं। तो भैया डीबीएमएस लैंग्वेजेस में 4 तरह के एक्चुअली लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज, है ना। तो हम ये 4 तरह के लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में हम डेटा किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे डेटा डिफाइन कर रहे हैं तो डेटा आप ही कौन कौन हो जाएंगे, आप क्रिएट करते हैं, आप ड्रॉप करते हैं, आप अल्टर करते हैं, ये आप डेटा डिफाइन कर रहे हैं। डेटा मैनिपुलेट, अब जो डेटा आपने बना लिया है उसमें कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये डेटा मैनिपुलेशन। यही मैंने कई बार मैनिपुलेशन यूज किया और वहां पे मैंने यही चीजें, हालांकि वहां पे प्रोसेस या रिट्रीव, मैनिपुलेशन का जो मतलब रिट्रीव, इसलिए मैंने लिख भी दिया था, ये कई जगहों पे आएगा तो ध्यान रखना है। रिट्रीव, इंसर्शन डिलीशन या अपडेट जिसको बोल सकते हैं, और लास्ट में इसको प्रोसेस किस तरह से किया जाता है वो हम। तो हाई लेवल और द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस दीज इंक्लूड्स द रिलेशनल स्कीमा लाइक एसक्यूएल। तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। may be used in a standalone way, may be embedded in the programming languages also। तो ये हम पढ़ते हैं सिस्टम सी के अंदर, ये कुछ लैंग्वेज आ जाते हैं। लो लेवल प्रोसीजर लैंग्वेजेस, these must be embedded in a program। embedded means जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हार्डवेयर या मेमोरी से डायरेक्टली बात करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेडेड लैंग्वेजेस। ठीक है, खैर ये हमें बेसिकली पढ़ना है, मेन डिटेल्स हम वहाँ पर। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में क्या क्या है, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है बट इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। फिलहाल आप जो लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए एक बार ध्यान रख लेंगे। यूज्ड बाय द डीबीए डेटाबेस डिजाइनर्स टू स्पेसिफाई द कॉन्सेप्ट, ऐसे डायरेक्टली पूछते हैं यहाँ से। इन मेनी डीबीएमएस द डीडीएल इज आल्सो यूज्ड टू डिफाइन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। यही मैंने बोला था, इंटरनल और द एक्सटर्नल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस जो होते हैं वो इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं। In some DBMS, a separate storage definition languages and the view definition languages is storage definition languages or the view definition languages is used। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। SDL is a typically realized by the DBMS commands provided the DBA, बताया था DBA बीच में बैठता है इनमें डेफिनेशंस के लिए। चलिए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में सब जगह आपको एक SQL ही दिखेगा। कोबोल मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। सी भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कोबोल में आप जब कोड लिखते हैं उस कोबोल के कोड को हम जावा में भी यूज़ कर लेते हैं, सी में भी यूज़ करते हैं, और सी प्लस जितने भी ATM ट्रांजेक्शंस मशीन है, हालांकि ये सिस्टम सी में होता है, वो सारी जगहों पे हमें कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिख जाता है। तो यूज टू स्पेसिफाई द डेटाबेस रिट्रीवल्स अपडेट्स डीबीएबल कमांड्स। अब ये कमांड्स क्या क्या हैं वही पूछे जाते हैं, वही एग्जाम में पूछे, व्हाट आर द कमांड्स या फिर इंस्ट्रक्शंस, है ना, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स फॉर द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो हम SQL पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला 10 to 20% क्वेश्चन वहीं से पूछ ले जाते हैं, 20 to 40% क्वेश्चन जो हैं आपको नॉर्मलाइजेशन और ट्रांजेक्शन से पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस बड़े अच्छे बन जाते हैं। अल्टरनेटिवली स्टैंड अलोन DML डेटा मैनेजर कमांड्स कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली कॉल्ड एज ए क्वेरी लैंग्वेज, और इसी में मैं अगर जोड़ दूँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, तो ये हम SQL के बारे में आपको स्पेसिफिकली इन्होंने बुक में एज ए सिलेबस दे दिया है। ठीक है, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए सही है।
अब हाई लेवल टाइप्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के बारे में, हाई लेवल और लो लेवल, जैसे हम सी पढ़ते हैं, तो हम जो अपने किताब में पढ़ेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेजेस अभी जो हमारे सिलेबस में है, तो उसमें जो नो एसक्यूएल है ना वो लो लेवल में है। तो हाई एसक्यूएल में हम लोग सिंपली एसक्यूएल रिलेशनल लैंग्वेजेस आर द सेट ओरिएंटेड एंड स्पेसिफाई द डेटा टू रिट्रीव रादर देन हाउ टू रिट्रीव। हम तो हाउ टू रिट्रीव की बात ही नहीं करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, याद रखेंगे इसको हम, उसकी डिक्लेयर कर देते हैं और उसके हिसाब से। अब लो लेवल क्या होता है, इट्स रियल टाइम रिकॉर्ड एट ए टाइम लैंग्वेज होता है। कंस्ट्रक्ट्स सच एज अ लूपिंग आर नीडेड टू रिट्रीव द मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स अलोंग विद द पोजिशनिंग ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। अब डीबीएमएस इंटरफेसेस क्या है, जो कि अपने टॉपिक में है, तो इंटरफेसेस में मैंने बताया था कि ये किस तरह से दो डेटाबेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो मतलब स्टैंड अलोन क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस, और ये बहुत बार पूछा जाता है अपने इंटरव्यूज में कि हाउ डिड यू इंटरफेस विद द डेटाबेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे डेटाबेस को किस तरह से आपने लिंक किया है वो पूछते हैं। हालांकि इंटरफेसिंग इसके टेक्निकल वर्ड्स, तो एसक्यूएल प्लस ये स्टार प्लस इन ओरेकल जो होता है इससे हम यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस आर फॉर एम्बेडेड डीएमएल आर इन लैंग्वेजेस एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस सच एज मेन्यू बेस्ड, फॉर्म बेस्ड और ग्राफिक बेस्ड एक्सेट्रा। तो ये अभी हम सिंपली लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से आएंगे। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं डीबीएमएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरफेसेस के। देखिए एम्बेडेड के लिए हम कौन कौन सा यूज करते हैं, एम्बेडेड एसक्यूएल जैसे सी प्लस प्लस और एसक्यूएल LJ4 और जावा, ठीक है। तो ये हम सारे मैंने अभी जस्ट बताया कि मैंने ऑलरेडी इसे यूज किया हुआ है। तो हमारे पास जावा के अंदर ये कोड करने को था, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट। चलिए प्रोसीजर कॉल अप्रोच क्या क्या है, जो जेडीबीसी ये सुना होगा आपने, जावा डेटाबेस कंप्यूटेशंस। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जेडीबीसी, जो हमें स्पेसिफिकली सिखाया जाता है फॉर द जावा, राइट। ओडीबीसी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेजेस हैं, तो ये हमें वहाँ पे सिखा दिया जाता है। जैसे सी प्लस प्लस के लिए हम इन जनरल यूज करते हैं, वैसे जावा के लिए स्पेशली हम ये रन करते हैं। और डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो ओरेकल है, जैसे PL/SQL, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक SQL, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट्स इन द SQL। तो मतलब अलग अलग टाइप के SQL के हमने वर्जन्स निकाल दिए जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द लैंग्वेजेस। और यूजर फ्रेंडली डेटाबेस इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, तो मेन्यू बेस्ड डेटाबेस हैं, फॉर्म बेस्ड डेटाबेस हैं जो कि नेव यूजर्स के लिए होता है। मैंने बताया था कई तरह के यूजर्स हैं, उसमें से एडमिनिस्ट्रेटर और डिजाइनर्स के अलावा नेव यूजर्स भी होते हैं। ग्राफिक्स बेस्ड आप यूजर्स, जो कि अभी तो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स में आते हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप से ही होते हैं। नेचुरल NLP जो रिक्वेस्ट करते हैं रिटन इंग्लिश लैंग्वेजेस में, एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल अबव आर द ऑल्सो टाइप जो कि हमारे वेब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किए जाते हैं। सर ये इंपॉर्टेंट जी नहीं, ये आपको बस समझने के लिए है, यहाँ से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं ना पूछेंगे, बट ये है कि सिलेबस में है तो यू हैव टू रेडी कि कभी ऐसे घूमते फिरते इच्छा हो गई एक टीचर की कि पूछ लेते हैं, देखते हैं ये बच्चे कुछ पढ़े हैं कि नहीं, कम से कम एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं, कि इंटरफेस किस तरह से करते हैं लैंग्वेजेस के थ्रू, तो एटलीस्ट इतना पता तो हमें होना चाहिए। और मैं बोला था कि सिलेबस में 1 बाय 1 चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो अब आते हैं अदर डेटाबेस इंटरफेसेस, मतलब इंटरफेस मतलब इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम किस तरह से यूज करते हैं फॉर डेवलपिंग। तो इंटरफेस टू द DBA, क्रिएटिंग द यूजर अकाउंट्स, ग्रांटिंग द एक्सेसेस, ऑथराइज एक्सेसेस, है ना, सेटिंग द सिस्टम पैरामीटर। अभी तो आप ये, अच्छा इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा देता हूँ। आजकल गूगल्स में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप लोग, पहले इतना नहीं चलता था, अभी यूट्यूब वाले भी हर बार आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल देंगे और बोलेंगे कि अगर आपको ये वीडियोस अनस्टॉप या विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट देखना है तो यू हैव टू मेक योर रजिस्ट्रेशन एट हेयर विद द कॉस्ट। कुछ कुछ पैसे लेकर के आप वो करते हैं। भाई गूगल ड्राइव वालों ने भी अब धीरे धीरे यही कर लिया है, 15 GB का दे रहे हैं, उसमें से 1 GB भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप हमारे यहाँ रजिस्टर किए, हर मंथ इसको आप यूज़ कीजिए। तो ये एक तरीका होता है जिसमें हमारे बीच में जो ये मैनेज करता है वो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कई बार इससे पूछ लेता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो क्रिएट अकाउंट करता है, ऑथराइजेशन करता है, सेटिंग द पैरामीटर्स करता है और चेंजिंग द स्कीमा और एक्सेस द पाथ्स। तो ये आपको स्कीमा और पाथ को भी चेंज कर सकता है। इसका मतलब मुझे लगता है कि कोई भी टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर, डिजाइनर्स बना के उसको दिया लेकिन उसकी इच्छा है कि वो ड्रॉप करना चाहे तो दे कैन ड्रॉप इट ऑल्सो विदाउट एनी
प्रॉब्लम। तो हम अब क्विकली आते हैं नेक्स्ट ऑफ द कुछ पार्ट्स पे। डेटाबेस सिस्टम यूटिलिटीज क्या क्या होते हैं? यूटिलिटीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ सम स्मॉल पोर्शंस, कि भाई मैं ऑलरेडी ये काम आपको दे दिया हूं जिसका यूटिलाइजेशन आप अपने हिसाब से करें। तो यूटिलिटी मतलब कोई एक ग्राफ बेस्ड, मेन्यू बेस्ड या कोई ऐसा ड्राइव एंड ड्रॉप बेस्ड क्वेश्चन से दे दिए गए हैं जिसके आधार पे आप सारे काम को करते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम यूटिलिटीज टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शन सच एज लोडिंग द डेटा स्टोर्ड इन द फाइल्स इनटू ए डेटाबेस, बैकिंग अप, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे है ना, बैकिंग अप द डेटाबेस पीरियोडिकली, है ना, रिकॉग्नाइजिंग द, हालांकि पूछा नहीं है बट ठीक है, डेटाबेस सिस्टम यूटिलिटीज आर टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शन सच एज लोडिंग डेटा स्टोर्ड इन द फाइल्स into the database, backing up मतलब backing up the data periodically on the tape, report generating utilities, आप report generate और performance of, ये आप probable question मान सकते हैं। अगर उनको utilities से कुछ पूछना हुआ कि वो पहले तो बच्चे utilities मतलब कोई भी एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है बेस्ड ऑन द यूजिबिलिटी इज नोन एज देयर यूटिलिटीज। तो क्या क्या फैसिलिटीज है? लोड करता है डेटा, बैकअप करता है, रिपोर्ट बनाता है, परफॉर्मेंस पर मॉनिटरिंग होता है और अदर फंक्शन। इसको ऐसे हल्के में मत पढ़िएगा क्योंकि वहां पे ये इसी में से किसी एक वर्ड को चेंज करके बोलेंगे कि भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कुछ नहीं करते, ये ऑप्शन 1 में डाल दिया, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, और इसी में से आपको कोई चीजें चेंज करके नॉट बैकिंग अप द स्टोर या रिपोर्ट रिकॉग्नाइजिंग, तो हर पॉजिटिव चीजें इसमें होती हैं। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे, याद रखना है क्योंकि ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं, है ना। अदर टूल्स में रेपोजिटरीज आते हैं, तो जैसे डेटा डिक्शनरी, एक और आता है डेटा डिक्शनरी। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। डेटा डिक्शनरी हमारे पास आएगा तो यूज टू स्टोर द स्कीमा डिस्क्रिप्शंस एंड अदर इंफॉर्मेशन सच एज डिजाइन डिसीजंस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूजर व्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। हमारे पास और भी कुछ टेस्ट है, तो ये देखो, ये कई बार केस का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर टूल्स, ये याद रख लेंगे। ये एक दो बार छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर आर्ट, ये कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, है ना। जिस एग्जाम में लगता है कि नहीं बच्चा तो बहुत हवा हवाई चल रहा, तो लेट्स आस्क इट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स है पावर बिल्डर्स, जे बिल्डर्स और बॉलेंड्स। तो ठीक है, हमारे पास इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अब जो टिपिकल कंपोनेंट और मॉड्यूल्स के बाद जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ सर्वर जो यूज़ की जाती हैं, वो 2 मैंने बताए थे। एक, और ये हमारा लास्ट सेक्शन ऑफ द टुडेज क्लासेस है जिसमें हमने पहले मॉड्यूल्स में जितने हमारे पास टॉपिक्स थे इनसाइड द डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स इंटरफेसेस, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन है जिसमें हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आज इन चैप्टर 3 ऑफ नवाथे के बुक में कवर करेंगे। चलिए, क्या होता है सेंट्रलाइज्ड एंड द क्लाइंट सर्वर बेस्ड डेटाबेस आर्किटेक्चर? ये बहुत आपने सुना होगा, क्लाइंट सर्वर बेस्ड मतलब मैंने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रिपोजिटरी बना लिया है। ये आप समझेंगे, हमने क्या किया है, सेंट्रलाइज्ड मतलब मैंने सारे के सारे डेटा एक ही जगह पर स्टोर कर लिए। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बनाया है। अब दुनिया में जिसको जो भी चाहिए वो इस पर्टिकुलर डेटाबेस, जितने भी यूजर्स हैं वो आए और इस पर्टिकुलर डेटा, जैसे ये यूजर 1 हो गया, ये यूजर 2 हो गया, ये यूजर 3 हो गया, ये यूजर 4 हो गया, ये यूजर 5 हो गया। तो ये सारे यूजर्स सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही एक्सेस करेंगे, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर अगर इसका हो जाता है तो सारे यूजर्स के जो सर्वर डाउन सुनते होंगे, अक्सर सुनते होंगे बैंक वगैरह में सर्वर डाउन है, तो मतलब वो अब मेन रिपोजिटरी ऑफ द सिस्टम विच इज़ वेरी सिक्योर, अब उसको हर जगह तो बांट नहीं सकते हैं। तो लिंक डाउन या फिर सर्वर डाउन कहने का मतलब है कि अब कोई भी यूजर, कोई भी बैंक का स्टाफ जो है इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को नहीं यूज कर सकता, इस डेटाबेस को नहीं चेक कर पा रहा है, तो बोलता है अभी सर्वर डाउन है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। या कभी हैकिंग का इश्यूज आते हैं, कभी क्योंकि ये तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यूज है ना। तो ऐसे जगहों पर सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर मतलब ये सारे क्या हो गए, इसके क्लाइंट्स होगा, और ये एक सेंट्रलाइज सर्वर हो गया जिसपे हमारे सारे के सारे डेटाज आते। तो अभी हमने इसी को चेंज करके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब हमने क्या किया है कि एक ही सेंटर के कई सारे एप्लीकेशंस अलग अलग सिस्टम पे बना दिए हैं, और जो उसके नियरेस्ट यूजर्स रहते हैं वो उसको एक्सेस करते हैं। तो अब सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर से हमारा सिस्टम कंप्लीटली डाउन नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द यूजर्स, इट सिंपली इम्पैक्ट्स द कंप्लीट यूजर एफिशिएंसी।
तो हम अब आते हैं इसी चीज को आगे समझते हैं। देखिए हमारे पास so centralized database is a combination ये combines everything into the single system, यही मैंने बताया आपको, including DBMS और software, hardware, application program and the user interface processing सॉफ्टवेयर। मैंने याद होगा जो पिछली बार जितनी भी चीजें बताई थी उन सबको हमने क्या किया, एक ही जगह रख दिया। ठीक है, सब एक ही जगह है तो ये सिंगल यूजर हो गया, राइट। ये क्या हो गया इसका, ये हो गया सेंट्रलाइज्ड। यूजर कैन स्टिल कनेक्टेड थ्रू द रिमोट टर्मिनल, हाउएवर ऑल प्रोसेसिंग इज डन एट द सेंट्रलाइज साइट। ये सब कहाँ पे होता है, ऑल प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है, जैसा मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे सेंट्रलाइज साइट पे होते हैं। कहाँ होते हैं, सेंट्रलाइज्ड साइट पे होते हैं, ये सारे के सारे सेंट्रलाइज साइट पे होते हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसको देखूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा हल्का है, बट ठीक है, हमारे लिए ये यही मैंने आपको समझाया है कि ये किस तरह से सारे के सारे प्रोसेसिंग्स होते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं आगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं इन डिटेल्स। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए फिजिकल सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस सीपीयू होता है, कंट्रोलर होता है, और इसी कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं। अगर किसी भी पर्सन को या यूजर को कुछ चाहिए होता है ऑन द नेटवर्क, इट आस्क समथिंग फ्रॉम हेयर। तो ये टर्मिनल, डिस्प्ले, कंट्रोल, एप्लीकेशन, प्रोग्राम जो भी रहता है वो इससे कांटेक्ट करता है थ्रू द कर्नल्स, और कर्नल्स के थ्रू पे इनको जो भी काम करवाना होता है ये प्रोसेस करता है। तो एक फिजिकल सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर मतलब ये इसके सेंट्रल पार्ट में होता है, विच इज वर्किंग एज अ गवर्नमेंट। याद होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने क्या बोला था, एक गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें जहां पे मिनिस्टर गवर्नमेंट, जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द सारे मिनिस्टर्स के काम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम जनता जनार्दन अपने हिसाब से टैक्स भरते हैं और आप फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। तो हमारे पास जो अभी सिस्टम है वो भी एक तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम ही है। हाउएवर देयर इज ए स्टेट कॉन्सेप्ट बट इट इज नॉट हैम्परिंग ए लॉट। ठीक है, तो हमने यही बताया कि जैसे प्रिंट फाइल। तो अब इसमें दो तरह के बेसिक टू टायर क्लाइंट, अब हमने इसमें दो टायर में डिवाइड कर दिया है कि कुछ चीज़ें हमने पहले टायर में डाल दी और कुछ चीज़ें जो है हम कोर साइट्स में डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टू टायर, मतलब हमने क्या किया है कि भाई पहले टायर पे हमने सारे के सारे क्लाइंट्स को डाल दिया है, और अंदर वाले टायर में मैंने अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिकली टू टायर क्लाइंट सिस्टम, क्लाइंट और सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर। और इसके बारे में अगर हम देखें कि क्लाइंट्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे, तो क्लाइंट इज अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल to access and utilizes the various server resources. Client may be diskless machine or the PCs. ये याद रखेंगे, आप समझ रहे हैं कि PCs और द वर्क स्टेशन जहाँ पे आप है विद द डिस्क। कहीं कहीं पे हमारे मोबाइल, हमारे ड्राइव में भी तो होता है ना कुछ हार्ड डिस्क में कुछ ना कुछ मेमोरी, लेकिन ये हम उसकी बात नहीं कर, हम नेटवर्क में कहीं ना कहीं हमने रेपोजिटरी बना के रखा है। और ये तो आपने बीटेक टाइम में अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे आप, तो वो क्लाइंट सर्वर के बेस पे आपने देखा ही होगा। with only the client software installed connected to the servers via some form of networks। तो इसे ही हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और ये वायरलेस। तो आप देख सकते हैं कि लैन और वैन के थ्रू हम जब किसी चीज़ को कनेक्टेड रहते हैं, और आपको मैंने अभी जो गूगल का एग्जांपल लिया था, आपने अपने लैन सिस्टम से एक वैन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए सपोज नवाथे डीबीएमएस बुक के लिए सर्च किया था, तो अपने नेटवर्क में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो वो जहाँ कहीं भी अवेलेबल था। तो अब उसके लिए हो सकता है टू टायर सिस्टम में, पहले टायर में सारे के सारे आपके क्लाइंट्स हैं, और सेकंड टायर में मैंने वन बाय वन सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया है, और यही मेरे नेटवर्क। ये पहला टायर हो गया, ये दूसरा टायर हुआ। हम थ्री टायर भी देखते हैं। अच्छा, डीबीएमएस सर्वर क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेंगे। डीबीएमएस सर्वर जो है वो डेटाबेस क्वेरी एंड ट्रांजैक्शन सर्विसेज टू द क्लाइंट्स करता है, और सर्वर ऑफन कॉल्ड एसक्यूएल सर्वर्स। ये क्या कहलाता है, एसक्यूएल, क्योंकि आपने जैसे सर्च किया वैसे नहीं सर्च करता। जब मैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पढ़ाऊंगा, है ना, वहां पे पता चलेगा कि जब हम कोई भी सर्च लिखते हैं तो वहां पे क्या क्या एट्रीब्यूट सेलेक्ट फ्रॉम अवेयर में फिल होते हैं। जैसे आपने लिखा नवाथे और बुक, है ना, जो भी आपने बुक का नाम डीबीएमएस लिखा था, तो वहां पर था सेलेक्ट द नवाथे बुक हु एंड हुज राइट, मतलब ये कंडीशनल अभी नहीं बता रहा, जब मैं एसक्यूएल पढ़ाऊंगा तो समझा देंगे। तो सेलेक्ट क्या करना है मुझे, बुक,
ठीक है, वेयर या फ्रॉम अ बुक, अ कोमा क्या है, अ राइटर, बुक नेम एंड द राइटर दोनों का टेबल अब मर्ज होगा। मर्ज होने के बाद जहां कंडीशन क्या है कि बुक नेम इक्वल्स टू डीबीएमएस एंड राइटर नेम इक्वल्स टू नवाथे, ये सारे की सारी चीजें यहाँ पे क्वेरी सर्वर्स पे चेंज होते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वाइल प्रोसेसिंग। और एप्लीकेशंस रनिंग ऑन द क्लाइंट यूटिलाइजेस एन एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस टू एक्सेस द सर्वर डेटाबेस वाया द स्टैंडर्ड इंटरफेस सच एज ओडीबीसी and JDBC to open database connectivity standard for the Java programming accesses. So client and server must install appropriate client module and the server module software for the ODBC and JDBC। ये याद रखेंगे, जो कि हम चैप्टर 9 में मैंने बोला ना कि सारे के सारे प्रोसेसिंग 11th में हमारे पास आ जाते हैं, ये हम देखेंगे। और मैं कंप्लीटली इसी को फॉलो करने वाला हूँ, और यही आपके लिए होली या प्रैग्मेटिक बुक है जहाँ से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो जब टीचर क्वेश्चंस बनाते हैं तो उनको एक बार जरूर याद रहता है कि हम इसको किस तरह से, तो एक क्लाइंट प्रोग्रामिंग, अब ये 2 टायर क्लाइंट प्रोग्राम को थोड़ा समझ, एक क्लाइंट प्रोग्राम may connect to the several DBMS sometimes called as the data sources, है ना। और in general data sources can be of files or other non-DBMS software that manages the data. Other variants of the client are possible example some objects DBMS, है ना। ये सारी चीजें। More functionality is a transfer to the client including the data dictionary, functions, optimizations and recovery, ये हम ऑलरेडी आगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोसेसिंग में ये पढ़ेंगे हम। ये तो अभी लग रहा है ना कि हम ऐसे शुरू किए, तो अभी क्या है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको स्किप करूं, बिकॉज इट इज़ इन द सिलेबस एंड आई हैव टू कवर इट। इसलिए हम इसको जितनी जल्दी हो सकते हैं इसको कवर करेंगे। तो ये मैं 3 लेयर आर्किटेक्चर को समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पे जो गूगल वाला काम था, जो आपके लिए इंटरफेस का काम करता था, और यहाँ पे कुछ सर्वर्स काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने गूगल क्रोम या फिर अपने अपने हिसाब से बिजनेस लॉजिक लेयर, और लास्ट में यहाँ पे डेटाबेस सर्वर होता है। तो अभी हमने सिंपली क्लाइंट को दिखाया था और नीचे में उसके फाइल्स को दिखाया था। ये इन जनरल छोटे छोटे पीसीज वगैरह में छोटे छोटे, लेकिन बड़े मॉड्यूल्स में अगर देखें तो सबसे पहले क्लाइंट, बीच में एप्लीकेशन सर्वर और द वेब सर्वर रहता है, और लास्ट में डेटाबेस सर्वर होता है। तो जिसमें रूट डेटाबेस, अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने पढ़ा हुआ है तो रूट सर्वर की हम बात करते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 13 रूट सर्वर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रखे गए हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर्स, हालांकि इतना डीप में नहीं जाना है हमें बस इतना है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम लेयर्स हैं, जो कि 3 लेयर्स में डिफरेंस है। पहला यूजर, उसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाहर निकल करके आते हैं, जैसे प्रॉक्सी सर्वर्स, है ना, कैचे सर्वर्स, रीसेंट। आपने खुद में ये देखा होगा कि कुछ साइट्स जो है वो बाय डिफॉल्ट जितनी जल्दी सर्च करे वो आ जाए, कुछ साइट्स को सर्च करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर साइट्स पे या नियरेस्ट सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, इट इज एट द फारदेस्ट सर्वर। तो हम जब ऐसी बातें करते हैं तो वहाँ पे 3 लेयर आर्किटेक्चर्स के बातें कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशंस ऑफ डीबीएमएस, ये कई तरह के होते हैं। ट्रेडिशनल में आप रिलेशनल डीबीएमएस में पढ़ाऊंगा, आरडीबीएमएस नेटवर्क और द हायरार्चिकल। हालांकि जो इमर्जिंग है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और द ऑब्जेक्ट रिलेशनल, ओडीबीएमएस जिसकी मैंने बात की। अदर क्लासेज है सिंगल यूजर, मल्टी सेंट्रलाइज्ड और द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। और ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि एक बार पढ़ लेना है कि हाँ भाई ये सब चीज़ें भी होती हैं। हालांकि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे नेटवर्क वाला लिया है कि वेरिएशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, जो कि मैंने बताया था कि अलग अलग जगहों पर मेरे पास अब सर्वर्स रहते हैं, उसके हिसाब से नियरेस्ट सर्वर जो भी होता है यूजर्स की रिक्वेस्ट के आधार पे उसको रेस्पॉन्ड करता है और उसको अननॉर्मलाइज कर लेता है। तो इसी तरह से हम कॉस्ट कंसिडरेशंस फॉर द डीबीएमएस में हम लोग देखेंगे। ये हमारे लिए अभी अपने सिलेबस में भी नहीं है और ना ही इससे कोई क्वेश्चन सब पूछा जाता है, बल्कि कॉस्ट रेंज में अगर देखा जाए फिर भी तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। लेकिन कहीं जगहों पे हमें जैसे माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेज एसक्यूएल, ये सब फ्री मिलता है, और जो हम अपने आप बीटेक प्रोजेक्ट्स में करके आए हैं, हमें लगता है कि, और मैं तो एसक्यूलाइट के ऊपर काम किया हूँ क्योंकि मुझे एंड्रॉयड पे काम करना था, तो मैंने स्क्यूलाइट में ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। और एक्ल्स भी कई जगहों पे आपको थोड़े बहुत कॉस्ट या समटाइम्स फ्री में भी मिल जाता है। और एक्ल डेटाबेस, ठीक है, तो आप इसको लाइसेंस के थ्रू भी खरीद सकते हैं और फ्री बेसिस पे भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ डेटा मॉडल्स के बारे में पढ़ा, और कुछ डेटा मॉडल्स के एग्जाम्पल्स में जैसे नेटवर्क, हायरार्चिकल, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस। तो हमारे पास इस डेटाबेस मॉडल्स में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है,
तो मैं फिर भी एक बार नेटवर्क में देख लेता हूँ। नेटवर्क मॉडल्स क्या होता है? द फर्स्ट नेटवर्क डीबीएमएस वाज इम्प्लीमेंटेड बाय 1964, एडॉप्टेड हैवली ड्यू टू द सपोर्ट। अब ये सब आपको थियोरेटिकली है, ये आप एक बार देख लें कि इसका मतलब है कि सारे के सारे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो डेटाबेस यूज किया गया था, जब मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाया था तो वहाँ पे अर्पानेट जब फॉलो किया गया था, तो उसी अर्पानेट में सबसे पहली बार हमने कुछ वर्ड्स भेजे थे, और उसमें जो डेटाबेस भेजा गया था, जिस डेटाबेस पे काम करके हमने भेजा था, वहाँ हमने 1971 के टाइम में ही सारा चीज़ स्टोर किया था, और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। सिमिलरली हमारे पास नेटवर्क मॉडल्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। जैसे एडवांटेजेस हैं कि मॉडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनल बहुत ज़्यादा होता है, और एक टाइम में हम दूसरे चीज़ों को अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तो रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी तकलीफ आती है। तो ये एक एग्जाम्पल बेसिस पे है। इसी तरह से नेटवर्क मॉडल के नेविगेशन एंड द प्रोसीजरल नेचर ऑफ द प्रोसेसिंग डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स, ए कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ पॉइंटर्स एंड अ थ्रेड। अब ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस वजह से मैं इसको अवॉइड कर रहा था। एनीवे, अब इसी तरह से हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल से हमने यहाँ पे क्या किया, ट्री बेस पे सारे के सारे डेटाबेस को स्टोर करना शुरू किया कि जिस लेवल पे जिनको जिस रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करें, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द आईएमएस सिस्टम। ठीक है, और जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशनल डेटा। ये हमारे लिए सबसे, चूंकि हम एक्चुअल जो पढ़ने वाले हैं वो है RDBM और एस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम कॉड साहब के रूल से ही पढ़ेंगे, और इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि हम इसी के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। पोस्टेड इन 1970s, नाउ सेवरल कमर्शियल प्रोडक्ट्स, DB2, Oracle, इवन IBM जो है इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, है ना। तो SY बेस, इन्फॉर्मिक्स और द MS SQL, सेवरल फ्री ओपन सोर्सेज इम्प्लीमेंटेड। जैसे मैंने बताया कि MySQL आपको बड़े आराम से मिल जाएगा स्कीमा बना के, और पोस्टग्रे SQL करेंटली मोस्ट डोमिनेंट। मैंने बोला ना कि अभी हम लोग को जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो यही पढ़ना है, तो हम इसके बारे में ही नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, जहां हम ER मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। SQL रिलेशन में SQL 89, 92, SQL 2। हमारे यहाँ तो ये ट्रेनिंग हुआ था, प्रॉपर ट्रेनिंग DBM में, DB2 का, DB2 ये है ना, DB2 और Oracle के हमारे पूरी ट्रेनिंग की करवाई गई थी। तो हम इस तरह से इसके डिटेल्स में चैप्टर 5 से 11 तक देखेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए रिलेशनल डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी तो हमारे पास है C++ ओरिएंटेड बेस्ड डेटाबेस, जिसमें स्मॉल टॉक और ये सब बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटाबेस हमारे पास दिखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड डेटा मॉडल्स ये अभी हमारे पास है नहीं उतना। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के डेटाबेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने डेटा मॉडल्स में क्या क्या पढ़ा, राइट, और उसकी कैटेगरीज क्या क्या पढ़े। हिस्ट्री ऑफ डेटा मॉडल्स हमने देख लिया कि भैया कुछ नहीं, हमें तो 3 ही चीज चाहिए, और कैटलॉग से उठा करके सारे डेटा मॉडल्स मुझे चाहिए होते थे। तो स्कीमा बेस्ड, इंस्टांसर और स्टेट हमने कर लिया, 3 लेयर्स आर्किटेक्चर कर लिया। डेटा इंडिपेंडेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये और ये, तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था डेटा इंडिपेंडेंस। ये 3 पार्ट जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकली था, बट इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से प्रोबेबल क्वेश्चंस विद रेस्पेक्ट टू डेफिनेशंस आ सकते हैं। सो आपने आज बेसिकली थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट थ्योरी था। इसके क्वेश्चंस हमेशा आपको डेफिनेशन पार्ट में पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको स्कीमा, कैटलॉग, इंस्टांसेस और जो इंडिपेंडेंस था, है ना, लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो 3 लेयर आर्किटेक्चर है उसे आप ध्यान में रखें, तो इससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो फॉर दैट टाइम बीइंग दैट्स इट फ्रॉम टुडे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ER मॉडल के साथ मिलेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द examination also. For the 10% of the questions can be asked from there itself, so get ready for that. Today you will have to make some notes from your remembrance point of view for a revision perspective. So make your notes, keep tracking your intellectual properties. Thank you so much for the day. Thank you so much.